सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एट MBBS बर्गर। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है और इस टॉपिक का नाम होने वाला है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस एंड कैलोट्स ट्रायंगल। देखो यार, ये जो टॉपिक है बेहद आसान, सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एकदम आसान टॉपिक है और इसे बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि ऐसे हम एंड टाइम पर पढ़ लेंगे। बट देखो, अगर आप MBBS बर्गर से इस वाली वीडियो को देख रहे हो एट द एंड ऑफ द एग्जाम, तो देखो यार थोड़ा सा इंट्रो स्किप करके आप लोग आगे चलो। और अगर आप लोग शुरुआत से मतलब आपको अभी टॉपिक पढ़ाया गया है या फिर आपको क्लास में पढ़ाया जाना है तो इसे एकदम ध्यान से सुनो। और साथ ही साथ मैं इससे आपको क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, देखो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस, राइट द शॉर्ट नोट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैलोट्स ट्रायंगल। ठीक है, इवन इसके अंदर हमने जो केस कवर करा है कॉल स्टोन्स कॉलिसिस्टाइटिस का भी केस करा है, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन का भी। और पूरा गॉल ब्लैडर इसके अंदर हमने डिस्क्राइब करा है। शॉर्ट नोट आता है गॉल ब्लैडर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स यहाँ से बनते हैं। तो ये हमने सारे शॉर्ट नोट्स इसके अंदर कवर करे हुए हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको जो थंबनेल है उसके अंदर भी दिख गया होगा और साथ ही साथ आपको बैनर के अंदर भी दिख गया होगा। तो यार आप चालू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस और साथ में पूछे जाने वाले कैलोट्स ट्रायंगल को। So is the starting point is from the bile. See, the bile is made by the liver. It is we know very well the bile is made by the liver. ठीक है, so it is formed in the liver. It is stored and concentrated in the gallbladder. Where it is stored and concentrated, it's stored and concentrated in the gallbladder, and it is released into the second part of the duodenum. So here it is the main key point which we want to list before we are going to start directly into the extrahepatic biliary apparatus. Okay. तो अगर आप लोग इतना लिख करके आते हो कि बाइल जो होता है लिवर में बनता है, स्टोर कंसंट्रेट गॉल ब्लैडर में होता है और सेकंड पार्ट होता है जिनमें रिलीज कर दिया जाता है। ओके, सो यू आर गेटिंग दी गुड मार्क्स। नाउ components of the extrahepatic biliary apparatus. If we are talking about the components, various components what are covered in the extrahepatic biliary apparatus, it is right and left hepatic duct, common hepatic duct, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट, CBD जिसे बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं किस तरीके की होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आइए हमारे पास लिवर। ठीक है, तो ये लिवर है हमारे पास। लिवर में दो तरीके की एंट्री होगी, राइट से होगी, एक तरफ लेफ्ट से होगी एंट्री। तो राइट से एंट्री हुई बाइल की, लेफ्ट से एंट्री हुई, ये किसके अंदर आएगी सर? राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के जरिए क्या बन जाएगी? ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है रिसीव करेगी फ्रॉम दी ये सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट के बाद ये क्या आएगा भाई पार्ट, यहाँ पर बाइल डक्ट आएगी और बाइल डक्ट जो होगी वो खुल जाएगी थ्रू अ एम्पुला। एम्पुला का नाम देख लो, हेपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला या वेटर। ठीक है, उसके जरिए कहाँ खुल जाएगी? ये म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर खुल जाएगी? सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, कहाँ खुल जाएगी? सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में खुल जाएगी। ओके, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, चालू करते हैं इसके आगे का पोर्शन ताकि हम लोग को इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, जब लोग हेपेटिक डक्ट की बात करते हैं तो हेपेटिक डक्ट दो तरीके की होने वाली है अपने पास। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर वाले डायग्राम में देखा कि हमारे को हेपेटिक डक्ट दो तरीके की दिख रही है यहाँ पर। एक ये वाली हेपेटिक डक्ट है, ये वाली हेपेटिक डक्ट है। तो एक होने वाली राइट हेपेटिक डक्ट, ये वाली एक लेफ्ट। सो हेपेटिक डक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, देर आर टू हेपेटिक डक्ट। फर्स्ट वन इज द राइट वन, सेकंड वन इज द लेफ्ट वन। और ये दोनों यूनाइट होती हैं, दे बोथ यूनाइट एंड कहाँ पर मेनली यूनाइट होंगी? राइट साइड पर। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाली जो थोड़ी सी राइट होकर के ये दोनों यूनाइट हो जाती हैं और क्या बनाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। और जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है 1 इंच डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो नीचे चलती 1 इंच की होती है एंड दे जॉइन राइट साइड बाई दी सिस्टर, और फिर यहाँ पर सिस्टर डक्ट आकर के बन जाती है। अब देखो सुनो, ये सिस्टर डक्ट आएगी, ये सर कॉमन हेपेटिक डक्ट आएगी, कितने की होती है? 1 इंच की होती है। ठीक है, लगभग लमसम बोला है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एंगल बन गया यहाँ पर। ठीक है, इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं सिस्टोहेपेटिक एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन हेपेटिक डक्ट इज कॉल्ड एज द सिस्टोहेपेटिक एंगल। ओके, तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के बीच में एक एंगल बन गया सिस्टोहेपेटिक एंगल। हमने एक कॉम्पोनेंट तो खत्म ही कर दिया। सोचो, हेपेटिक डक्ट हमने एक कॉम्पोनेंट खत्म कर दिया और भाई अगर हम पेपर में ये केवल 5 कॉम्पोनेंट डिस्क्राइब कर देंगे ना, हमारा काम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, वी आर लेफ्ट विद नो वर्क आफ्टर डिस्क्राइबिंग ऑल दीज 5 कॉम्पोनेंट्स। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट वी हैव डिस्क्राइब्ड इन फ्यू वर्ड्स, इन फ्यू सेंटेंसेस, इन फ्यू points we have covered up कि if there are two types of hepatic duct, they form a common hepatic duct. The common hepatic duct of the sister forms an angle, cystohepatic angle, which is an acute angle. Over, nothing more than that. Okay, so now we are starting with the accessory hepatic duct. But how the big thing come? The big thing come after we are adding some important points. Okay, see this accessory hepatic duct point is very important. Nobody is going to add this type of point. Okay, so what exactly is this accessory hepatic duct? This is seen in the 15% cases. ओके, इट इज़ एन एडिशनल हेपेटिक डक्ट फ्रॉम राइट लोब ऑफ द लिवर में ओपन इनटू। अब ये कहाँ खुल सकती है? मतलब इतना समझ लो कि एक डक्ट है, एक डक्ट जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर से चालू होती है, खुल सकती है। ओके, सो ये कहाँ खुल सकती है? सिस्टर डक्ट के अंदर खुल सकती है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर खुल सकती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुल सकती है, गॉल ब्लैडर के अंदर खुल सकती है, कहीं भी खुल सकती है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर अप्रिशिएट, अच्छा इसके अंदर डायग्राम में दिया नहीं हुआ है बट आप लोगों को बस आपको बता दिया है कि एक एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट होती है जो राइट लोब ऑफ द लिवर से चालू होगी। कहाँ से चालू होगी? राइट लोब ऑफ द लिवर। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर? एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने से जो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट का पॉइंट जो होता है वो कम ही लोग लिखते हैं। भाई पढ़ तो तुम शुरुआत में लोगे सब, बट जब लिखने का टाइम आएगा यू विल बी ऑल फॉरगॉटन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू विल बी राइटिंग द मेन पॉइंट विच एवरीबडी राइट्स।
and this is what the difference is made. Okay, so axillary impact duct is a very important point which you always mention there. Okay, कि axillary impact duct जो होती है 15% केसेस के अंदर देखने के लिए मिलती है केवल बस। ये एक एक्सेसरी एक्स्ट्रा इपैक्ट डक्ट, एडिशनल इपैक्ट डक्ट है जो राइट लोब ऑफ द लिवर से चालू होती है और खुल खा सकती है कहीं भी। सिस्ट डक्ट में खुल जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट में खुल जाएगी, कॉमन इपैक्ट डक्ट में खुल जाएगी और गॉल ब्लैडर में खुल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर करो, एक कॉम्पोनेंट रह गया जहाँ पर ये नहीं खुल रही है। ठीक है, तो वो कौन सा है? राइट एंड लेफ्ट इपैक्ट डक्ट के अंदर नहीं खुलती। देखो ये वाला, देखो 5 कॉम्पोनेंट बताए थे, राइट एंड लेफ्ट इपैक्ट डक्ट, कॉमन इपैक्ट डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्ट डक्ट एंड बाइल डक्ट। तो इसके अंदर राइट एंड लेफ्ट इपैक्ट डक्ट को छोड़ दें तो कॉमन इपैक्ट डक्ट और से लेकर के देखो ये सारे कॉम्पोनेंट्स एज इट इज़ ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एज इट इज़ ही है। ठीक है, तो इन सब यहाँ पर ये खुल सकती है। ठीक है, और वैसे अगर आप लोग को और अच्छे से याद रखना है तो मैं तो ऐसे ट्रिपल सी जी से भी याद रह सकता है, ट्रिपल सी जी। ठीक है, ट्रिपल सी जी। ठीक है, 3 CG। ओके, next starting with the cystic duct. See, we have covered two components, the right and left impact duct and common impact, because they had very short points, very few points they are summarized. Okay, and also accessory point, that is accessory hepatic duct, also we have done in it. Okay, so now the next topic which we are going to cover is the cystic duct. It is going to be a very important topic guys. Cystic duct is of 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, कितनी बड़ी होती है? 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये वाली बात बिल्कुल एकदम जहन में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना, अपने अंदर एकदम घोल लेना। अगर आप लोग वही लास्ट टाइम पर देख रहे हो, ध्यान से देख लो, कॉमन इम्पैक्ट डक्ट 1 इंच लॉन्ग थी, ये 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है। और साथ ही साथ ये कहाँ है? ये ओमेंटम में है। कहाँ पर है? ओमेंटम में है। ठीक है, कौन सा ओमेंटम में है? लेसर ओमेंटम में है। और जब आपका पेरिटोनियम का लेक्चर आएगा तो उसके अंदर बताएंगे आपको ओमेंटम क्या होता है, कैसे लेसर ओमेंटम के अंदर लेसर सेक वगैरह सब कुछ आपको उधर बता देंगे। बट अभी आप लोग याद रख लो कि लेसर ओमेंटम के अंदर होती है ये। और अगर आप लोग भाई एक दिन पहले वीडियो देखो तो आपको मालूम होगा लेसर ओमेंटम के अंदर होती है। ठीक है, और ये कहाँ खुलती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है और सीवीडी बनाती है। ठीक है, ये कहाँ खुलती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुलती है और सीवीडी बनाती है। तो ये देखो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं इसको ट्रेस करना। तो 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर खुल रही है, सिस्टिक हेपेटिक एंगल यहाँ बनता है, सिस्टो हेपेटिक एंगल। और ये कौन सी जगह होती है? लेसर ओमेंटम के अंदर होती है। ये कहाँ होती है? लेसर ओमेंटम के अंदर होती है। कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है, इसके जॉइन होने से सीवीडी बन जाती है। क्लियर है? द जंक्शन विद द कॉमन हेपेटिक डक्ट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द पोर्टा हेपेटिस। और ये जो जंक्शन इन दोनों का है, देखो ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पोर्टा हेपेटिस से कुछ ही पार्ट नीचे होता है, ये जस्ट नीचे होता है। ठीक है, जस्ट बिलो भी बोल सकते हैं, कुछ पार्ट नीचे होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज मेड इनटू क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स विच अपीयर एज स्पायरल फोल्ड इन द ल्यूमन एंड दस इट इज कॉल्ड एज द स्पायरल वॉल्व ऑफ फीस्टर। अब ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली बात आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये इसकी लाइनिंग है जो इस तरीके से स्पायरली घूम रही है। देख रही है आपको, स्पायरल टाइप की सी हो रखी है। ये जो स्पायरल घूम रही है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरल वॉल्व ऑफ हीस्टर बोलते थे, ये स्पायरल वोल्ट ऑफ हीस्टर। ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली क्रिसेंट्रिक फोल्ड्स है। क्रिसेंट्रिक का मतलब होता है स्पायरल, क्रिसेंट्रिक आधा चांद जैसे बोलते हैं उस टाइप के फोल्ड्स हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? और ल्यूमन के अंदर भी ये फोल्ड इसी तरीके से होते हैं और पैसेज को थोड़ा सा नैरो कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? वॉल्व के तरीके से काम करें। कैसे काम करें? वॉल्व यानी थोड़ा सा पैसेज को नैरो करने वाले, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पाथ पे मतलब चलने वाले, इस टाइप का मतलब कुछ आप लोग समझ लीजिए। और ये यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमारे सिस्टम में। और सिस्टिक डक्ट नीचे से चालू करके ऊपर आती है। देखो ये थोड़ा सा नीचे से, सॉरी ऊपर से चालू कर नीचे जा रही है। बट यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो इसके निचले पार्ट में ही ज़्यादा प्रोमिनेंस दिखती है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ इन्फीरियर ऑफ द सिस्टिक डक्ट में ही ज़्यादा प्रोमिनेंस होता है। ठीक है, इनका ज़्यादा प्रोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। अब ये वॉल्व ऑफ द हीस्टर का काम क्या होता है? देखो यहाँ पर इसका काम लिखा हुआ है भाई। अगर आप लोग एक दिन पहले देखो, हट जाओ भाई, ये वाला आप लोगों के मतलब का नहीं है, इतना आप लोग याद रख लो। वॉल्व ऑफ द हीस्टर क्या होता है, साथ ही साथ कॉमन हेपेटिक पोर्टा हेपेटिस से कितना डिस्टेंस पर है, ये सब याद रख लो, काफ़ी है। बट अगर आप लोग भाई सही तरीके से देख रहे हो, लेक्चर है कल क्लास में, तो ये वाला पॉइंट जरूर सुन करके जाना, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा फिजियोलॉजिकल पॉइंट भी है। तो वॉल्व ऑफ द ईस्टर जो होती है वो गार्ड द फ्लो ऑफ द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। ये कैसे गाइड कर रही है? देखो सीधी बात ये है, इन केस ऑफ इट्स क्लोजर बाइल एक्यूमुलेट्स इन द डक्ट एंड फ्लो ऑफ बाइल इज रिवर्स्ड। मान लो कि यार अगर इसके अंदर हम लोग रुकावट पैदा कर दें तो क्या बाइल जो यहाँ पर आ रहा था क्या वो वापस चला जाएगा? ठीक है, तो बस ये वाली बात ये लिख रही है। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन की तरफ फ्लो रोक दें तो जो बाइल मान लो यहाँ से इसको रोक दिया, बंद कर दिया, तो क्या फिर वो बाइल जो है वो बैक फ्लो कर जाएगा? तो बस वही वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन बाइल डक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अब ये कॉमन बाइल डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये पोर्टा हेपेटिस के बहुत पास होता है। कहाँ होता है? पोर्टा हेपेटिस के बहुत नज़दीक होने वाला पार्ट है। ओके, कॉमन बाइल डक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, सुप्राड्यूडनल, रेट्रोड्यूडनल, इंफ्राड्यूडनल, इंट्राड्यूडनल। एकदम सिंपल सी बात करी जाता है, यूड्यूडनम को मानो ड्यूडनम के ऊपर, ड्यूडनम के पीछे, ड्यूडनम के ये नीचे, और ये इंट्राड्यूडनल थोड़ा सा ड्यूडनम के अंदर खुलने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सेकंड पार्ट में ही जाना है। क्लियर है? अब देखो एक बात और कि भाई अगर हमारे को मान लो सर कि केवल सिस्टिक डक्ट के ऊपर कभी कभी एक MCQ लोग पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि MCQ क्या हो सकता है। देखो ये सीधी बात ये है कि वॉल्व ऑफ द हीस्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर MCQ आएगा तो वॉल्व ऑफ द हीस्टर कि विच वॉल्व इज प्रेजेंट इन दी
इन द पैसेज ऑफ सिस्टिक डक्ट ड्यूरिंग द बाइल फ्लो। ठीक है, तो नैरो पैसेज कौन सा जो प्रेजेंट होगा या फिर एक रुकावट कौन सी प्रेजेंट हो, तो वॉल्व ऑफ द हिस्टर हो सकता है, वही होता है एक स्पायरल फोल्ड तरीके से दिखने के लिए मिलता है। क्रिसेंट शेप आधे चांद की तरह दिखता है ये। फिर ये पूछ सकते हैं कि भैया लंबाई कितनी होती है सिस्टेक्टिल, सिस्टेक्टिल मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से मतलब एकदम रट लो, दिमाग में उतार लो, स्पायरल वॉल्व ऑफ द ईस्टर। और दूसरा क्या उतारोगे दिमाग में कि इसकी लंबाई कितनी, 3 से 5 सेंटीमीटर, कोटा पैटिस के जस्ट नीचे होता है इसका जंक्शन। ठीक है, सीबीडी के साथ। और तो भाई फिर तो अपनी लैंग्वेज में लिखनी है बातें, लैंग्वेज में लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अंडरलाइन करिए ना थोड़ा सा, और ये डायग्राम जरूर बनाया ना, देखो स्पायरल वॉल्व ऑफ द ईस्टर दिखा दो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इसके पार्ट्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले सुप्राड्यूडेनल पार्ट की। किसकी बात करने वाले हम लोग, सुप्राड्यूडेनल पार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग सुप्राड्यूनल पार्ट की बात करते हैं तो यार देखो सबसे पहले अगर आप लोग भाई एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो एक एक लाइन में खत्म कर देना हम लोग, तो ज़्यादा दिमाग में लगाना। सीधी आता है सुप्राड्यूनल पार्ट है, ड्यूनम के ऊपर है, तो कहाँ पर होगा, पेरिटोनियम के अंदर होगा, लेसर मोमेंटम से इसका ताल्लुक होगा। और लेसर मोमेंटम क्योंकि लिवर राइट में तो ये भी राइट मार्जिन पर होगा, तो राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम पर होता है। अगर रेट्रोड्यूनल तुमसे पूछे, रेट्रोड्यूनल का ड्यूनम के पीछे, तो इट इज बिहाइंड दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूनम। खत्म कर देना भाई, इतना बोल करके तुम वहाँ पर ज़्यादा टाइम मत अपना लगाओ, इतना सुन लो। अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा है और तुम सुन रहे हो तो जितना बता रहा हो उतना कम से कम याद रखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो सुप्राड्यूनल के बारे में बोलेगा, सुप्राड्यूनल ड्यूनम के ऊपर है, मोमेंटम में होगा, कौन सा मोमेंटम है, लेसर मोमेंटम में होगा, कौन सी साइड में होगा, राइट साइड में होगा, लिवर राइट साइड में होता है, तो इट इज सिचुएटेड इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम। फिर आता है रेट्रोड्यूनल, ड्यूडनम के पीछे, ड्यूडनम के पीछे मतलब बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंफ्राड्यूडेनल, ड्यूडनम के नीचे, नीचे की तरफ कहाँ पर होगा, ये धसा होगा, धसा होगा, धसा होगा पेनक्रियाटिक टिश्यू के अंदर। इट इज एम्बेडेड, देखो इट इज ईदर एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेनक्रियास, या तो पोस्टीरियर सरफेस होगा पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस पीछे होगा, पेनक्रियास का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर सरफेस है, या तो उसके पीछे होगा या फिर पोस्टीरियर के अंदर एम्बेडेड होगा। ओके, ईदर इट इज एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पेनक्रियास और ईदर एम्बेडेड इन द पेनक्रियाटिक टिश्यू। ओके, सो नाउ कमिंग एंड द लास्ट पार्ट इज द इंट्राम्यूरल पार्ट. Okay, it is very important part. So it is at the posterior medial surface of the second part of the duodenum. You can appreciate it here. See, here it is very clearly mentioned that it is the second part of the duodenum and this is the posterior medial part. See, this is the posterior medial part, this is the posterior lateral part. The posterior medial part पर कौन सा पार्ट आ रहा है यहाँ पर इसका, ये इंट्राम्यूरल पार्ट है। ये जो वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, इंट्राम्यूरल पार्ट है। क्लियर है, तो इंट्राम्यूरल पार्ट यहाँ पर आने के देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that is going to be the एक CBD. CBD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अगर आप लोग इतना लिखोगे अच्छी बात है, बट और इसके आगे भी तो बात करनी। मान लो जिनका नहीं है पेपर अभी PCT VCT के पहले पढ़ा, तो भाई सुन लो, तुम्हारे को याद रह जाएगा। तो सुप्राड्यूनल पार्ट के कुछ रिलेशंस भी हैं इसके। अगर ये लेसर मोमेंटम में है और ये राइट साइड में, तो इसके लेफ्ट साइड में भी तो कोई होगा, तो लेफ्ट साइड में होती है इसकी हेपेटिक आर्टरी, सॉरी, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है। क्लियर है, और पीछे की तरफ होती है पोर्टल वेन। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या होती है, पोर्टल वेन। देखो यार, वेन जनरली पीछे ही रहेंगी आर्टरीज के। ठीक है, तो ये पोर्टल वेन इसके पीछे रहती है, आर्टरी बगल में चल रही है। अब ऐसे यहाँ पर आएगा रेट्रोड्यूनल पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से पीछे होता है। ठीक है, ये बात तो हमें मालूम है, बट ये क्या अभी भी राइट में ही है। तो लेफ्ट में कौन होगी, एक आर्टरी होगी। लेफ्ट में एक आर्टरी जो होती है उसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्या नाम होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब से याद कैसे करें, अगर सिलेक्ट रंग का लेक्चर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के बारे में जिक्र मैंने जरूर किया है। दूसरी बात ये है कि यार इतना ध्यान रख लो कि ड्यूडेनम आ रहा है, ड्यूडेनम आ रहा है तो ड्यूडेनल आर्टरी है। और कौन सी ड्यूडेनल आर्टरी है, जो पेट से आती है, बोलो कौन सी है, पेट 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 पहला गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आएगी, और पीछे पीछे की तरफ कौन सी आएगी, वेन आएगी कोई सी। तो यहाँ पर कौन सी है, इंफीरियर वेना कब आएगी, इसके रिलेशन से हम लोग बात करने वाले हैं। और इंफ्राड्यूनल पार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इंफ्राड्यूनल पार्ट में लेफ्ट साइड में फिर से एक और आर्टरी है, वही गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। ठीक है, उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, और किसको ओरिजिन देती है, पेनक्रियाटोड्यूनल आर्टरी को यहाँ पर ओरिजिन देने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में IVC एंड पेनक्रियाटो ये पेनक्रियाटिक टिश्यू यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में क्या देखने के लिए, पेनक्रियाटिक टिश्यू और एम्बेड है उसके अंदर। तो ठीक है, तो IVC तो यहाँ पर वही एज इट इज़, मतलब जो इन रेट्रोड्यूनल का वही पार्ट यहाँ पर रिपीट हो गया। नेक्स्ट आता है इंट्राम्यूरल पार्ट। तो इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है वो पेनक्रियाटिक में यहाँ पर जान के ज्वाइन करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रिलेशंस नहीं, यहाँ पर आपको दिमाग लगा करके बातें करनी है, और ये आपको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से बताता हूँ। एक बार देखो, यहाँ पर देखो, सुन लो, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर जाएगी तो यहाँ पर आप लोग कुछ मसल्स बंडल दिख रहे हैं। ये मसल बंडल एक्ट एज दी स्फिंक्टर। तो एक ऐसा स्फिंक्टर जो CVD पर देखने के लिए मिल रहा है, स्फिंक्टर ऑफ द बॉयडन। ठीक है, दूसरा स्फिंक्टर जो पेनक्रियाटिक डक्ट पर देखने के लिए, स्फिंक्टर पेनक्रियाटिकस। और एक स्फिंक्टर जो दोनों के लिए कॉमन है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, आगे जाकर के एक डायलिटेशन बना रही हैं, खुलने से पहले एक डायलिटेशंस बना रही हैं, उसको मैं आपने पहले ही बता दिया था, उसको बोल देंगे हम लोग एम्पुल ऑफ द वेटर। यहीं पर यही चीज़ बताई गई है, बस इंग्लिश में बताई गई होगी। सी, इट इज जॉइन बाई दी पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है, बोथ रन ऑब्लिकली, दोनों ऑब्लिकली। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तो इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश एंड फॉर्म्स एन एक्सपेंशन या एम्पुला विच इज नोन एज द एम्पुल ऑफ द वेटर। ओके
ओके, फॉर्म्स डायलेटेशन एट अ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ड्यूडनम कॉल्ड एज द मेजर ड्यूडनल पेपिला। और ये ड्यूडनम के अंदर भी जाकर के कुछ डायलेटेशन बनाती है तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर ड्यूडनल पेपिला बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों से बोलता है कि मेजर ड्यूडनल पेपिला किससे रिलेटेड हो सकता है, तो आप लोगों को बोलना है कहीं ना कहीं एम्पल ऑफ द वेटर से। मतलब अगर ड्यूडनम के अंदर अगर हम डायलेटेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, मेजर ड्यूडनल पेपिला। और यही डायलेटेशन अगर हम लोग किसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही डायलेटेशन अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द सीबीडी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पल ऑफ द वेटर। तो दोनों बातें अलग अलग है, एम्पल ऑफ द वेटर और मेजर ड्यूडनल पेपिला, बट बातें ऑलमोस्ट सेम सी हैं। एक ड्यूडनम के अंदर है, एक किसके अंदर है, इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द सीबीडी पर है। ठीक है, अगर मैं इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ सीबीडी की बात करूंगा तो उसे बोलेंगे एम्पल ऑफ द वेटर। और अगर मैं बात करूंगा अगर मैं बात करूंगा उसके बाद मैं ड्यूडनम वाले पार्ट पे, तो मैं उसे बोलूंगा मेजर ड्यूडनल पेपिला। क्लियर, इट एज सिंपल एज दैट। ओके, so now we are moving to the gallbladder and it is also a very important short note. Okay, so now when we talk about the gallbladder, it is a pear shaped sac of 30 to 50 ml कैपेसिटी। ठीक है, विच स्टोर्स एंड कंसनट्रेट बाइल। इसका काम क्या होता है, स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट कर लेना बाइल को। द गॉल ब्लैडर लाइज इन द फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर विच इज सिचुएटेड क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर, और नीचे की तरफ होता है। तो क्वाड्रेट लोब राइट लोब के साइड में होता है। ठीक है, मतलब राइट लोब पर ही होता है क्वाड्रेट लोब, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा, अब वो लिवर अगर आप लोगों ने पढ़ा है मेरे से तो अच्छी बात है, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख जाएगा। नहीं तो यहाँ पर देख लो आप लोग, ये क्वाड्रेट लोब होने वाला है। ये क्वाड्रेट लोब के कौन सी साइड पर है, देखो तो राइट साइड पर है। तो यही बात तो लिख रही है यहाँ पर कि इट इज़ द राइट एज ऑफ द क्वाड्रेट लोब। ठीक है, अब यार यहाँ पर है ना एमसीक्यू पूछते हैं, इसीलिए मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये कौन से एज पर है, क्वाड्रेट लोब के राइट एज ऑफ द क्वाड्रेट लोब। ठीक है, और ये कहाँ पर लाया करता है, इन दी फोसा ऑफ दी गॉल ब्लैडर। कहाँ पर होता है, राइट लोब पर होता है, लिवर के। मोटा मोटे पे चलो, लिवर के राइट लोब पर है। अब हम लोग लोब में और घुसे तो राइट मार्जिन पर है किसके, क्वाड्रेट लोब के पर। और अंदर जाएंगे तो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर पर है। कहाँ पर है, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर पर है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। इट इज कनेक्टेड टू द लिवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है। और इसके अंदर वेरियस तरीके के वीनस कम्युनिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरियस तरीके के वीनस कम्युनिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नीचे की तरफ से ऐसे पेरिटोनियम भी कवर करके रखी हुई है। क्लियर है। ओके, now when we are talking about the gallbladder, it is of three parts, so it is divided into three parts. Okay, let me have a diagram. Okay, so it is having the three parts, fundus, body and neck। आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है नीचे की तरफ से सारा कौन है, फंडस, फिर बॉडी, फिर नेक। Okay, so now we are going to start with the each and every part which is going to very important point. Okay, so now starting with the fundus first। तो fundus is the expanded blind end organ। ठीक है, तो फंडस क्या होता है, एकदम नीचे की तरफ है, एक्सपेंडेड पार्ट है। क्या एक्सपेंडेड है, ब्लाइंड है और ऑर्गन है। अब एक्सपेंडेड ब्लाइंड ऑर्गन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड मतलब चौड़ा हुआ, ब्लाइंड का मतलब है जिसकी नीचे की तरफ से कोई ओपनिंग नहीं है, मतलब वो नीचे तक पूरा कवर्ड है इस तरीके से। और ऑर्गन, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज़ एंटीरियरली रिलेशन। देखो रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, एंटीरियर किससे, पुष्टी किससे है। तो एंटीरियर ये किससे होता है, एंटी एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड होता है। तो इतना आसान है सर। और नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज को टच करता है। अब ये नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज वाला पॉइंट याद रह नहीं रहे, बट इतना याद रखना एंटी एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड होता है। और पोस्टीरियरली ट्रांसफर्स कोलोन से रिलेटेड होता है। इतना सिंपल सा होता है, ट्रांसफर्स कोलोन ऊपर की तरफ आता है तो उसी के पीछे होता है। तो सर फंडस तो समझ में आ गया एकदम। फंडस सर मतलब एंटी एब्डोमिनल वॉल नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज को टच करता हुआ है। और पीछे की तरफ क्या है, ट्रांसफर्स कोलोन, एकदम सिंपल। पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है, इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। इट इज सिंपल, वेरी सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी। ओके, तो बॉडी इज अपवर्ड। ओके, बॉडी इज लुकिंग अप, ऐसे बॉडी इज लुकिंग अप, बैकवर्ड थोड़ा। अब एक चीज़, आप ऊपर की तरफ देखोगे तो थोड़ा पीछे तो हो जाते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ और लेफ्ट है। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, लेफ्ट है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ की राइट है तो बॉडी कैसी है, लेफ्ट है। सब चीज़ राइट है तो बॉडी है लेफ्ट। ठीक है, ऊपर ऊपर कौन है, अब ऊपर किसको देख रही है, अपने शहनशाह, इसके ऊपर है लिवर, तो अपने ऊपर देख रही है लिवर को। तो सुपीरियरली इट इज रिलेटेड टू दी लिवर। एंड नीचे, जैसी नीचे देखती है, ये क्या देखती है, अरे ये ड्यूटनम है, यहाँ तो पेरिटोनियम है। तो नीचे क्या देखने के लिए मिलता है, ऐसे ड्यूटनम एंड पेरिटोनियम, सिंपल एज दैट। इससे यार कुछ आसान हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को इससे इतना सिंपल, फंडस के पार्ट याद रखने, ब्लाइंड एंड ऑर्गन है। ब्लाइंड एक सेक की तरह ऑर्गन है, पीछे की तरफ टंगा हुआ है, ब्लाइंड है। ठीक है, अब यार हमारे को मालूम होना चाहिए कि सर ब्लाइंड ब्लाइंड तो ठीक है, फंडस रिलेशन बताओ। तो यार फंडस का इतना सिंपल से रिलेशन है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। पहले तो रिलेशन याद रखो कि यार अगर हम लोग फंडस की बात करेंगे तो एक एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन। एंटीरियर रिलेशन एंटीरियर नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज को टच करता है। पोस्टीरियर रिलेशन अगर ट्रांसवर्स कोलोन के साथ। जब हम लोग बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी क्या है, एक ऊपर देख रही है तो फिर कैसी हो जाएगी, हम लोग थोड़े से पीछे की तरफ हो जाते हैं ना, तो बैकवर्ड हो गई है। ऊपर देख रही है, बॉडी पीछे की तरफ है, सब चीज़ राइट है, बट ये कैसी हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, तो लेफ्ट है। तो अपवर्ड बैकवर्ड लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, साथ ही साथ बॉडी जो है वो रिलेटेड है किसके, लिवर के भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जो ऊपर देखोगे तो किसको देखेगी, लिवर को देखेगी, तो लिवर से रिलेशन में आ गई, सुपीरियर रिलेशन में। और नीचे की तरफ देखिए तो पेरिटोनियम, ड्यूडनम दिख रहा है, बस पेरिटोनियम ड्यूडनम। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है कि
अगर फंडस बोलोगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन है, और अगर आप लोग ये बॉडी के ऊपर बोलोगे तो बॉडी के ऊपर सुपीरियर इन्फीरियर रिलेशन है। नेक की बात करते हैं। अब नेक क्या होने वाली है, ये अपर एंड ऑफ द सबसे ऊपर वाला एंड है गॉल ब्लैडर का। नेक तो क्या ठीक है, लाइंग नियर राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस, ये पोर्टा हेपेटिस के राइट है, राइट साइड में है, ठीक है। ओके, सब चीज़ राइट है, बाकी सारी चीज़ राइट है, लेफ्ट क्या बॉडी है बस, ठीक है। तो राइट साइड है पोर्टा हेपेटिस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, इट इज अटैच टू द लिवर बाय द लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू से मतलब हल्की बहुत एरियोलर टिश्यूज की वजह से पकड़ी हुई है। इसके अंदर एक आर्टरी एम्बेडेड होती है, कौन सी, सिस्टिक आर्टरी इसके अंदर एम्बेड होती है। कौन सी आर्टरी एम्बेडेड है, सिस्टिक आर्टरी इसके अंदर एम्बेडेड होती है, बस इतना याद रख लेना। अगर भाई आप लोग हैं तो लूज एरियोलर टिश्यू के अंदर एक आर्टरी है, वो कौन सी आर्टरी है, सिस्टिक आर्टरी, क्लियर है। नेक्स्ट आती है रिलेटेड इन्फीरियरली विद द ड्यूनम, और ये भी इन्फीरियरली किससे रिलेटेड है, ड्यूनम से रिलेटेड है। पोस्टीरियर मीडियल वॉल शोज अ पाउच लाइक डायलेटेशंस कॉल्ड एज द हार्ट्समैन पाउच, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, कोल्ड स्टोन इन दिस पाउच में कॉज पोस्ट ये परफोरेशंस। अब यार यहाँ पर देखो ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है नेक के अंदर। अगर मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो देखो यार ये वाली जो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है लिवर, लिवर के अंदर ये वाला जो पीछे की तरफ पोर्शन है पोस्टीरियर पार्ट है, और देखो ये वाला जो मीडियल की तरफ आएगा नहीं आएगा, ये वाला लेटरल है, ये वाला मीडियल है। तो मीडियल पोस्टीरियर मीडियल साइड पर यहाँ पर एक डायलेटेशन या फिर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट्समैन पाउच, जहाँ पर क्या हो जाए, अगर स्टोन्स हो जाएँ, गॉल स्टोन्स अगर यहाँ पर हो जाएँ तो यहाँ पर भाई सीधी बात है, यहाँ पर परफोरेट कर जाएंगे और नीचे की तरफ क्या होगा, फ्लूइड लीक हो सकता है। और किसके ऊपर गिरेगा, ड्यूनम के ऊपर। और यहाँ पर देखो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ इन्फीरियर लेटेस्ट रिलेटेड टू द पेरिटोनियम एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूनम, बात भी सही है यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर की तरफ तो क्या लिवर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो इट इज़ हेल्ड बाय द लूज एरियोलर टिश्यू, जिसके अंदर क्या होती है, सिस्टिक आर्टरी होती है, रिलेटेड इन्फीरियरली विद दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम हो गया। पोस्टीरियर मीडियल वॉल के अंदर एक डायलेटेशन होता है जो पाउच की तरह काम करता है, और इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट्समैन पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट्समैन पाउच कहते हैं, जो नीचे की तरफ होता है और बैक पीछे की तरफ होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल इन दिस पाउच हो जाए तो इससे परफोरेशन होंगे, जिसका जो सिक्रीशन है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पर ही गिरने वाले, क्योंकि वो जस्ट उसके नीचे है। एज सिंपल एज दैट। इससे यार सिंपल क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम लोग गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है सीरस लेयर ऑफ द पेरिटोनियम, सब सीरस लेयर ऑफ द लूज एरियोलर टिश्यू, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ किडनी, कॉम्ब लाइक अपीयरेंस के अंदर होती है, क्लियर है। एकदम बाहर से चालू कर रहे हैं सर, सीरस, सब सीरस, फाइब्रोमस्कुलर एंड म्यूकस। एक सिंपल, मैं आपको सिंपल 6 की ट्रिक बता देता हूँ, आगे आप लोग इजीली से याद कर सकते हो। अगर गॉल ब्लैडर की हम लोग सबसे पहले लेयर को हटाएंगे, कौन सी लेयर हटाएंगे, सीरस, फिर कौन सी हटाएंगे सर, सब सीरस, फिर कौन सी हटाएंगे, फाइब्रोमस्कुलर FM, कौन सी हटाएंगे, फाइब्रोमस्कुलर लेयर को हटाएंगे, और फिर हटाएंगे ये म्यूकस को, ठीक है। ओके, अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो सिरस लेयर का तो देखो खैर हमें मालूम है, सरोसा तो खैर हम लोगों ने मतलब काफ़ी हद तक, अगर आप लोग 10th वगैरह में ही बताया था, 9th 10th में आ जाता है, 11th 12th में आ जाता है, नहीं तो आ जाता है सरोसा तो यार, सेरस तो हम लोग जानते ही हैं क्यों बाहर होती है, ठीक है। अब अगली की तरफ आती है सब सीरस, सीरस के नीचे क्या है, सब सीरस है, तो सी सब, ठीक है, सी सब FM। FM क्या होते थे पहले, रेडियो चलते थे, क्या चलते थे, FM रेडियो चलते थे, ठीक है। FM मस्त, ठीक है, सी सब FM मस्त, सी सब FM मस्त, इतनी आसान सी ट्रिक है। देखो सब, देखो सब, सी सब FM मस्त, FM कितना मस्त चल रहा है, ठीक है, FM कितना मस्त चल रहा है। गॉल ब्लैडर की याद रखने की एकदम सिंपल सी ट्रिक है, सी सब FM मस्त, ठीक है, एकदम सिंपल सी एकदम ट्रिक होने वाली है। और सीरस लेयर ऑफ द पेरिटोनियम, सब सीरस लेयर ऑफ द लूज एरियोलर टिश्यू। अब ये बनी किस किस की होती है, ये बात याद रखनी है, जो सीरस लेयर होती है पेरिटोनियम की होती है, सब सीरस लेयर होती है लूज एरियोलर टिश्यू की होती है। फाइब्रोमस्कुलर तो फाइबर और मसल्स की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर मसल्स वगैरह जो भी होंगी, 3 तरीके की मसल यहाँ पर होंगी, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक, 3 तरीके की यहाँ पर मसल्स होने वाली हैं। और एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या होती है, मस्त, मस्त क्या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कॉम्ब जैसी होती है, जो कैसी होती है, हनी कॉम्ब जैसी, सॉरी हनी कॉम्ब जैसी होती है, कैसी होती है, हनी कॉम्ब जैसी होती है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। अब इसकी कुछ आर्टेरियल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि इसी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कौन सी होती है, सिस्टिक आर्टरी बता दी, लूज एरियोलर टिश्यू के अंदर एम्बेड होती है, ठीक है। वीनस सप्लाई होती है बाई 2 वेज, 2 वेज से इसकी वीनस सप्लाई होती है, एक सिस्टिक वेन, एक होती है स्मॉल वेन। जो सिस्टिक वेन होती है पोर्टल वेन से कनेक्ट होती है, और लिवर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है स्मॉल वेन। सिंपल है, कुछ याद नहीं रह रहा, सिस्टिक वेन सिस्टिक आर्टरी याद कर लो, सिंपल है। मतलब अगर आपसे आर्टेरियल सप्लाई को पूछता है, आर्टेरियल सप्लाई कौन सी है, सिस्टिक आर्टरी गॉल ब्लैडर की। वीनस सप्लाई कौन सी है, सिस्टिक वेन है, ठीक है। अब सर यहाँ पर मेन आर्टरी कौन सी, सिस्टिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। और वेन में तो मेन वेन पोर्टल वेन ही जाती है, तो सिस्टिक वेन तो पोर्टल वेन के अंदर ऊपर होती है। लिम्फेटिक सप्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लंड, ठीक है, तो सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर भी होते हैं। साथ ही साथ अपर पार्ट ऑफ द CVT टू रीच सीलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट के पास वाला जो पार्ट है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या,
सीलिक लिम्फ नोड्स क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, तो वहाँ पर इसकी वो हो गई। अब सिंपल, अब देखो कितना सिंपल हो गया। आर्टरी आपसे क्यों पूछेगा, आर्टरी आपको मैंने सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी सिर्फ किसका पार्ट है, हेपेटिक आर्टरी का, क्योंकि लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, वीनस सप्लाई, वीनस सप्लाई अगर आपसे पूछता है तो कौन सिस्टिक वेन किसके अंदर खुलेगी सर, मेन वेन कौन सी है, पोर्टल वेन। और लिम्फ स्मॉल वेन तो ठीक है, डायरेक्टली लिवर के अंदर ट्रेन करेंगे, साइनोसाइड्स वगैरह, कोई इसकी दिक्कत मत लेना। लिम्फेटिक सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई में कौन सी है, सिस्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स ऑफ लंड, जो कि आपके कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर देखने के लिए, कैलोट्स ट्रायंगल नीचे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा, बट याद रखो कैलोट्स ट्रायंगल के अंदर कहीं ना कहीं होती है। फिर हम लोग बात करते हैं अपर पार्ट ऑफ दी सीबीडी। देखो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है सीबीडी का हिस्सा है, वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टिक लिम्फ नोड्स इज कॉन्स्टेंटली एनलार्ज इन दी कॉलीसिस्टाइसिस। अब ये वाला तो हम लोग क्या नीचे ही बात कर लेते हैं, बट इतना याद रख लो कि सिस्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये एल्यूएंडिलंड वाले, ये क्या होते हैं, ये एनलार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉलीसिस्टाइसिस। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली नर्व सप्लाई यहाँ पर है। दो तरीके की नर्व सप्लाई बिल्कुल एकदम जहन में उतार लेना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि जब आप लोग कॉलीसिस्टाइसिस का केस आएगा तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम देने वाली है। सिंपैथेटिक में आती है T7 to T9 सिस्टिक प्लेक्सिस, और पैरासिम्पैथेटिक में आने वाली वेगस नर्व। क्लियर है। ओके, मिक्स्ड की तरह काम करती है, फ्रेनिक नर्व भी यहाँ पर सप्लाई करती है। क्लियर है। ओके, क्लिनिकली गॉल ब्लैडर पेन इज रेफर टू, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका जो गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो कहाँ पर रेफर करा जाता है, टिप ऑफ द राइट शोल्डर पर रेफर करा जाता है। एज अ एब्डोमिनल पेन भी इसे, एज अ जनरल एब्डोमिनल पेन इसे महसूस करा जाता है, और इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला पर। अगर आपकी ओबीडी में कोई पेशेंट आएगा तो एक तो मर्फी साइन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एक यहाँ पर टिप ऑफ द राइट शोल्डर पर वो पेन कहेगा, या बोले पीठ में दर्द हो रहा है साहब और ये शोल्डर कंधे दुख रहे हैं, तो बोलेगा कि ये राइट सीधा कंधा दुखता है, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। तो अगर ये तीन चीज़ आपको बोल रहा है, राइट वाला कंधा दुख रहा है, एब्डोमेन पूरे पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तब आप लोग मर्फी साइन के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल गई कि ये कॉलीसिस्टाइसिस का केस हो सकता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का पेन जो होता है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये डायग्राम है जो कि यहाँ पर आपको आर्टरी सप्लाई के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में हिंट दे रहा है, तो आप लोग इस वाले डायग्राम को बना करके आ सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम है जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, तो इस वाले डायग्राम को भी आप रिलेट करके बना करके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज दी कैलोट्स ट्रायंगल, सिस्टोपेटिक ट्रायंगल ऑफ दी कैलोट, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, जब आप लोग सर्जरी थोड़ा सा इसके अंदर बाइफर्केशंस आ जाएंगे, बट अभी जितना आपके सिलेबस में उतना आप लोग जान लो ताकि आप लोगों को वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो कैलोट्स ट्रायंगल है इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा है वैल्यू, तो बेस इसका कहाँ पर ऊपर है और ये इसकी जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ है। तो पहले तो हम लोग इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, तो बाउंड्रीज तो बहुत आसान है। जो राइट साइड है, जो राइट की तरफ है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आपको सिस्टिक डक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेफ्ट साइड देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट साइड ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है, लेफ्ट साइड क्या है, कॉमन बैक डक्ट है, ऊपर की तरफ बेस कौन बना रहा है इसका, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द लिवर। ठीक है, तीनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक, एकदम सिंपल। राइट साइड सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट साइड कॉमन बैक डक्ट, एंड बेस कौन बनाएगा, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। इसके अंदर कंटेंट, तीन कंटेंट है, तीन बाउंड्रीज है। तीन कंटेंट कौन कौन से, राइट हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लंट, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों होता है, तो कॉलीसिस्टेक्टोमी में इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि इसके अंदर को कोई पार्ट कट नहीं जाए। ठीक है, और भाई कुछ भी पार्ट कट गया और मान लो लंड वगैरह फिर कट गए, मतलब तो भाई लीकिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को जो लिम्फ नोड्स ऑफ ये जो होते हैं सिस्टोपेटिक लिम्फ नोड्स, इनको बड़ा ध्यान से रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होने वाला है मोइनियंस हम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टिक जो मतलब जो हमारी आर्टरी है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट हेपेटिक आर्टरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, ये वाली बात आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, स्पेशल वेरिएशन जो हम लोग को सर्जरी जो होती कोलेस्ट्रॉल की उसको फेल करा सकता है, ये वही है। इसके अंदर क्या होता है, एक लूप दिखती है, कैटरपिलर लाइक लूप, मतलब क्या होता है कि कॉमन ये जो आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी है ना, ये क्या होती है, लूप बना लेती है। क्या बना लेती है, लूप बना लेती है। तो ये लूप दिख रही है आपको, ये लूप इस तरीके की लूप बन जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोइनियंस हम्प बोल देते हैं। क्लियर है। अब ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, या फिर है ना मेजर जो हमारा फेलियर होता है सर्जरी का ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट ऑफ द कॉलीसिस्टाइसिस, ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है मोइनियंस हम्प। आप लोगों को सुना हुआ होना चाहिए क्लास में और वाइवा के अंदर, जब अच्छा वाइवा जा रहा होता है तब ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मोइनियंस हम्प। और अगर आप लोग मान लो कि आप लोगों के पास टाइम बच रहा है, आप लोगों को लिखना है पेपर के अंदर, वैसे तो टाइम बचता नहीं, बट अगर आपको लिखना है तो मोइनियंस को भी आप लिख करके आ सकते हैं, आप लोग इसे वहाँ पर भी एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी अनदर टॉपिक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी, दैट इज कॉलीसिस्टाइटिस। इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दो तरीके का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट अगर हमारे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन है, ये फीमेल्स के अंदर जनरली देखने के लिए मिलेगा, या मर्फी साइन, मैंने बोला था आप लोग फिर डायरेक्टली मर्फी साइन के लिए जा सकते हो।
ठीक है। मर्फी साइन यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ पर जो पेन होता है वो जनरली फैटी मील्स के बाद होता है। अगर कोई पेशेंट आपसे यूँ कहती कि हम लोग घी वगैरह का जब ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना तब ज़्यादा होता है, तो फिर ये क्या है, आपका एक्यूट कोलिसिस्टाइसिस का केस है, आप लोग यहाँ पर तभी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक। इट इज़ करेक्टराइज द प्रेजेंट द गोल्ड स्टोन फैट ये फर्टाइल फ्लैटस फीमेल ऑफ 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतनी बात ध्यान रख लेना। ये जो पहले बात तो मर्फी साइन क्या है, देखो मर्फी साइन जो होता है एक पर्टिकुलर साइन होता है टेंडरनेस का, ठीक है, जब हम लोग एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में टच करते हैं, ठीक है। देखो मर्फी साइन जो होता है वो क्या होता है कि जब लोग राइट अपर क्वाड्रेंट जो होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट जो होता है उसका, ठीक है, एब्डोमेन का, जब हम लोग उसे टच करते हैं। अब राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन सा है, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जब भी पेन हो रहा है तो वो क्या होता है, एक्यूट ब्रेथ होल्ड पेन, कैच इन ब्रेथ पेन, ऐसे करके आप लोगों ने सुनोगे पेन के नाम। तो ये बहुत एक्यूट जो पेन होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइसिस के केस में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। सी इट इज एक्चुअली द निमोनिक विच इज यूज्ड टू रिमेंबर द signs of chronic cholecystitis. Okay, first of all here's a correction little. It is not flat, it is fat. फैट फर्टाइल फ्लैटुलस फीमेल ऑफ 40। इसका मतलब ये होता है कि यार ऐसी जो थोड़ी सी ओबेस्ड है। फर्टाइल का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं। फीमेल का मतलब लड़की, 40 का मतलब होता है 40 साल की उम्र के बाद। एंड ये फ्लैटुलस को इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करते, हम लोग बोलते हैं फेयर, जिनकी जो स्किन कलर होता है थोड़ा फेयर होता है, ठीक है, फेयर स्किन होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फ्लैट, ये जो है ना फैट फर्टाइल वगैरह, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4F भी बोलते हैं कई लोग, 5F भी लेते हैं, तो जैसा भी आप लोग लेना चाहो वैसे ले लो। वैसे फ्लैट्यूलस का भी मतलब यही होता है, थोड़ा सा मोटिट है, ठीक है, ठीक है। तो फैट फर्टाइल फ्लैट्यूलस फीमेल ऑफ 40, ठीक है। इट इज रेफर्ड पेन ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइसिस कैन बी फेल्ड इन द टिप ऑफ द राइट शोल्डर। ठीक, अब ये कैसे, ये वाला डाउट तो आपको आना चाहिए था उस टाइम ही कि आखिर ये रेफर्ड पेन जा कैसे रहा है राइट शोल्डर तक, ठीक है। तो इसका इन्फ्लामेशन जब होता है गॉल ब्लैडर का, तब क्या होता है, इरिटेशन देखने के लिए मिलता है, सब डायफ्राग्मेटिक पेरिटोनियम का इरिटेशन देखने के लिए मिलता है, सब डायफ्राग्मेटिक पैराइटल पेरिटोनियम का। और क्योंकि पैराइटल पेरिटोनियम की अपनी सप्लाई होती है जो कि पेन कैरी करती है, तो ये जो सप्लाई होती है वो फ्रेनिक नर्व के द्वारा होती है। ओके, इसीलिए हमने जब आपको गॉल ब्लैडर की नर्व सप्लाई तो फ्रेनिक नर्व भी बताई थी, ठीक है। तो अगर वहाँ पर नर्व सप्लाई है C3 C4 C5 पे, ठीक है। और ये वाली बात याद रखना, राइट शोल्डर की नर्व सप्लाई होती है C3 और C4 सेगमेंट्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टिप ऑफ द राइट शोल्डर पर ये जो पेन है ये कैरी किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक बात है, लिम्फ नोड्स ऑफ द लंग रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम एंटायर गॉल ब्लैडर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अपेरेटस, दस इट कॉन्स्टेंटली एनलार्जेस इन दी कोलिसिस्टाइसिस। ये वाला पॉइंट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये बहुत मेजर नर्व लिम्फेटिक सप्लाई का, लिम्फेटिक का कॉज है कि जो कि ये रिसीव करता है, काफ़ी जगह से लिम्फ रिसीव करता है, लिम्फ नोड लंग, इसलिए ये कोलिसिस्टाइसिस के अंदर एनलार्ज देखने के लिए मिलता है। ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्शन टू दी CVD। अब CVD के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो, कोल स्टोन्स, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड लिवर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बाइल फ्लो में, और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। बहुत सिंपल है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर और ध्यान से पढ़ लेना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के क्या क्या साइंस वगैरह हो सकते हैं, ये सब पूछते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे को कॉजेस पढ़ने थे CVD के, वो हमने बता दिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एम्स वालों से जनरली पूछते हैं, और जो मतलब हाईफाई मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे वाली चीज़ें पूछते हैं। कॉरवॉइजियर्स लॉ, और ये PCT VCT पता है जनरली प्रॉफ एग्जाम्स में नहीं आता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस प्लस पाल्पेबल गॉल ब्लैडर, ठीक है, इंडिकेट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CVD इज ड्यू टू द एक्सट्रिंसिक कॉज, ठीक है। जैसे कि हेड का पार्ट काट, मतलब ऐसा है कि लिवर पाल्पेट हो रहा है, ठीक, सॉरी लिवर नहीं, गॉल ब्लैडर पाल्पेट हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने के लिए मिल रहा है। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टोन्स है नहीं जनरली, और तब भी लिवर एनलार्ज्ड है, और ये बात समझ आ रही कि ऑब्स्ट्रक्शन तो है, मतलब किसी ने ऐसा हुआ है कि दबा दिया है, जो सिस्टिक डक्ट है या तो उसे दबा दिया है, या गॉल ब्लैडर का स्पाइरल उसे किसी ने क्लोज करवा दिया है दबा करके, ठीक है। तो वो जनरली एक्सटर्नल कॉज, एक्सट्रिंसिक कॉज की वजह से हो सकता है, जैसे कि हेड ऑफ द पेनक्रियास का कार्सिनोमा हो जाए। इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, एक बार देखो, ये रहा हेड ऑफ द पेनक्रियास का अगर कार्सिनोमा हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अगर ऊपर की तरफ ये एनलार्ज करता है तो ये थोड़ा सा ड्यूनम के फर्स्ट पार्ट को शिफ्ट करेगा, ये हार्ट्समैन पाउच है उसे ऊपर की तरफ दबा सकता है, या फिर यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट नेक को ये लोग डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, सिस्टर डक्ट को यहाँ पर डायरेक्टली प्रेस कर सकता है। क्लियर है। और ये देखो, ये एक इमेज है कैलोट्स ट्रायंगल की, यहाँ पर आपको देख रहा है, यहाँ पर वैसे इसमें डिस्टिंग्विश करके देखो हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल अलग और कैलोट्स ट्रायंगल अलग, बट ठीक है, ये अभी आप लोग उतना ना देखो, जितना आपको दिखा रहा हूँ उतना देख लो, ठीक है। ये आप लोगों को गॉल ब्लैडर अलग ही दिख रही होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैलोट्स ट्रायंगल भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इतना काफ़ी है इस इमेज के अंदर आप लोग देखने के लिए, और बस इतना ही था। कॉर्सीवियर लॉ भी था, ठीक है। इतना ही आप लोगों से पेपर के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल अच्छा पेपर भी अगर सेट होगा तो भी आप लोग अब कर सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट गाइस एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था कवर करने के लिए, और ये टॉपिक बहुत आसानी से हमारा कवर भी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगी पेनक्रियास के ऊपर। टिल देन स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ MBBS बर्गर, और भाई अपने दोस्तों को रेफर कर दो ताकि वो लोग भी मतलब एंड में अगर पढ़ रहे तो पास हो जाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को करो सब्सक्राइब।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑन दी टॉपिक पेनक्रियास, और फिर हम लोग लेवर जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, बाय।